सुप्रीम कोर्ट में कल 43/03/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली। आप सभी को पता है कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की स्पेशल बेंच में यहाँ पर करीब दोपहर 2 बजे कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई होगी। आप सभी को पता है ये सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण है कि सभी डीएड और बीएड धारियों का सभी की निगाह इसी केस पर टिकी हुई हैं। और मैं आपको खास कर बता दूं, जो एमपी की गवर्नमेंट है, जो जिसने एमए लगाई है ये 43/03/2024 देवेश शर्मा के नाम से यूनियन ऑफ इंडिया, वो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है। तो यहाँ पर बीएड जो चयनित हैं उनको बचाने की तरफ से लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर दूसरा पक्ष डीएड का है, जो बीएड चयनितों को हटाने और अपनी नियुक्ति पाने के संबंध में लगा हुआ है। क्योंकि जो 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था, उसको जो राजस्थान हाई कोर्ट से जजमेंट आया था 25 नवंबर 2021 वाला, वो वही फैसला मान्य करने के लिए डीएड का लोग और डीएड के जो पक्ष है वो लड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें अगली डेट 8 अप्रैल को दी गई थी। और इससे पहले 13 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें आपको सरकार से 2 डाटा मांगा गया था कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर कितनी रिक्तियां हैं 2023-24 और आपकी 2022-23 में कितनी रिक्तियां थी और कितनी रिक्तियां अब हैं, मतलब टोटल मिला के उसका डाटा मांगा गया। सेकंड बात यह कही गई कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी बीएड चयनित धारी हैं या छात्र हैं, उनको ऐसा कोई संस्था है क्या उनको कराने के लिए जो डीएलएड के समकक्ष उनको बनाया जा सके? कोई ऐसी भारत में कोई ऐसी संस्था है क्या? इस 2 पॉइंटों पर बात की गई थी, 2 पॉइंटों का डाटा मांगा गया था। तो मैं आपको सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 6 अप्रैल यानी कल शाम को, देर शाम को आपको सरकार की तरफ से एफिडेविट लगा दिया गया है, डाटा लगा दिया गया है, दोनों पॉइंटों पर जवाब दे दिए गए हैं। तो आप ये बिल्कुल ही ना सोचना कि 8 अप्रैल को फिर से एक नई डेट मिलेगी। नई डेट नहीं मिलेगी। यहाँ कल 8 अप्रैल को पूरा फाइनली फैसला डिसाइड हो जाएगा, आपका जजमेंट निकल के आ जाएगा। जहाँ भी 1% संभावना रिजर्व की, तो रिजर्व की बनती है। बाई चांस 1% रिजर्व हो जाए तो 2-3 दिन के अंदर जस्टिस अनिरुद्ध बोस रिटायरमेंट से पहले अपना जजमेंट आपको सुना के जाएंगे। किसी या तो एक बात और निकल के आ रही है कि मान लो बीएड चयनितों को बचाया जाता है तो डीएड वालों को या तो राशि लाभ मिलेगा या फिर बीच का रास्ता निकाल के जितने भी पद हैं 11,558 या 853 जो भी वहाँ पर रिक्त पद एमपी के, उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो मैं इसी में एक महत्वपूर्ण बात और करने वाला हूँ। इसमें एक 31 या 32 या 30 के समथिंग एक आईए काफ़ी लग चुकी हैं इस वाले केस में। आपको पता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 43/03 वाला केस है। और जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें यूपी वाले भी ऐड हो चुके हैं। यूपी वालों ने कपिल सिब्बल जी को हायर कर लिया गया है और वो भी इस केस में आई लगाकर दाखिल हो चुके हैं। तो वो कल उपस्थित वहाँ मिलेंगे। और कपिल सिब्बल जी की बात कितनी सच है कितनी झूठ वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि कपिल सिब्बल जी को यूपी वालों की तरफ से हायर कर लिया गया। वो उनका एक ही एजेंडा है कि जो 2018 को एनसीटी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वही नोटिफिकेशन वहीं से रद्द माना जाए और वहीं से बीएड चयनित धारी हैं उनको उठाया जाए। यानी कि यूपी में 69,000 की शिक्षक भर्ती थी, उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। पर लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन कहता है कि जज साहब के अकॉर्डिंग उनका मूड 3 अप्रैल को दिखा था, तो उनका एक ही मकसद है कि शायद इन सभी को नकारा करते हुए जो एमपी वाले हैं, तो एमपी का मैटर ही ओनली डिसाइड किया जा सकता है, ना कि यूपी का। और हालांकि रही छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का मैटर एक अलग है, क्योंकि वहाँ पर 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्तियाँ हुई हैं। तो वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना मेरा मानना है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। 11 अगस्त 2023 का फैसला कहीं से भी लागू, उनकी जो ऑर्डर आया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर से, वो बिल्कुल माना जाएगा। और जो 1.5 महीने के अंदर नियुक्ति देने का वादा किया है, वो सॉरी राज्य सरकार से कहा गया है छत्तीसगढ़ से कि 1.5 महीने के अंदर इनको बीएड चयनित धारियों को हटाकर और डीएड को नियुक्ति दी जाए। तो वहाँ पर डीएड की नियुक्ति 100% होगी। रही एमपी की, तो एमपी का फैसला कल डिसाइड हो जाएगा कि क्या है, क्या होने वाला है। वहाँ पर बीएड की तरफ से भी काफ़ी दिग्गज वकील उतारने की प्रयास है, तो वहीं डीएड की तरफ से भी काफ़ी दिग्गज वकील उतारे जाएंगे। और देखना यह होगा कि दोनों जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया जी के का झुकाव किस तरफ जाता है, या बीच का रास्ता निकाल लेंगे, या दोनों तरफ ही जाएगा, या फिर एक तरफ ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात की जा रही है अनिरुद्ध बोस जी की, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जी जो जस्टिस हैं, उनका रिटायरमेंट 10 अप्रैल को होने वाला है। और एक खबर और आ रही है कि उनको मध्य प्रदेश के भोपाल में जो जुडिशरी एकेडमी है, उनका चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। अब रिटायरमेंट के बाद 3
ईयर तक, 3 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो रिटायरमेंट के बाद वो वहाँ पर पद संभालेंगे, तो इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं वो भी वहाँ पर देखना होगा साथियों। तो आप निश्चिंत रहें, कल के लिए वेट करें, कल क्या होने वाला है 2 बजे। और 2 बजे की जो लाइव सुनवाई है मैं इस चैनल पर दिखाऊंगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर किया करें। चैनल पर लाइव सुनवाई दिखाई जाएगी और सुनवाई के बाद जो भी सामने महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे या जो भी जजमेंट आएगा वो भी इसी चैनल पर दिखाया जाएगा। तो मैं बात करूं अब एमपी की एक बार फिर से, तो एमपी में साथियों एक ही है कि न्याय मिलना चाहिए डीएड छात्रों को भी, क्योंकि डीएड ने काफ़ी 2018 से लंबी लड़ाई लड़ी हुई है। वहाँ पर फैसला जो आया था, जो भी यानी कि बीएड की नियुक्तियाँ थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, आपको भी पता है। तो सब्जेक्ट टू आउटकम के अंदर यानी कि जब यहाँ पर फैसला वो कोर्ट में केस चल रहा था, आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तब यानी कि वही केस सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो कोर्ट कि जस्टिस के द्वारा यही कहा गया था कि सिमिलर केस है, वहाँ पर जो फैसला डिसाइड होगा उसके बाद ही हम यहाँ फैसला डिसाइड करेंगे। तो भर्तियाँ सब सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी, पर लेकिन जल्दबाजी में गवर्नमेंट की तरफ से ही 10 अगस्त को सेकंड काउंसलिंग के बच्चों को ऑर्डर जारी किए गए, जिन्होंने 11 अगस्त और 11 अगस्त के बाद नियुक्तियाँ दी गई। लेकिन मैं भी एक बात बता दूं, डीएड वालों को एक पक्ष और हो सकता है, बात कही जाए मान लो बीएड के पक्ष में 1% केस जाता है या फिर किसी भी तरीके से जाता है, तो डीएड वालों को 11 अगस्त के बाद उन्होंने स्कूलों में ज्वाइनिंग की है, भले ही 10 अगस्त को ऑर्डर आया है। तो जो ज्वाइनिंग मानी जाती है वहीं से मतलब जिस दिन साइन होते हैं स्कूल में वही ज्वाइनिंग मानी जाती है। तो ज्वाइनिंग रद्द भी हो सकती है। सेकंड काउंसलिंग की करीब 7 से 8 बच्चे हो सकते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं पक्का नहीं कह रहा, पर लेकिन जो लोग आप डीएड वालों एमपी वालों उनके लिए राहत मिल सकती है। वहीं बीएड की बात करूँ तो बीएड धारियों की जो नियुक्तियाँ हुई थी सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी, और पहली या दूसरी काउंसलिंग या कि जो भी छात्र उनकी नियुक्तियाँ हुई थी उनको भी पता था कि जो हमारी भर्ती है, हम जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो हदर में है, तो उस पर तलवार लटक सकती है, क्योंकि उनको पता है सब्जेक्ट टू आउटकम के अंदर और कोर्ट के अधीन थी पूरी ज्वाइनिंग की भर्ती, उस पर साफ लिखा हुआ था। पर ज्वाइनिंग होने के बाद सभी चाहते हैं कि हम ज्वाइनिंग तो ले ली है, इतने 1 साल कर ली है नौकरी, या फिर 12 महीने 8 महीने 9 महीने जितने भी नौकरी की है हमको नहीं निकाला जाए, क्योंकि लालच और सभी को आता है। तो मैं डीएड और बीएड के वैसे नहीं कह रहा, आप समझ सकते हो, पर लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए तो दोनों को बचाव भी लगाया सकता है। बीएड चयनितधारियों को बचाया जा सकता है और बीच का रास्ता निकाल कर डीएड वालों नियुक्ति दिया सकती है। सॉरी, लेकिन कल देखना होगा कि क्या जजमेंट निकल के आता है। तो साथियों धैर्य बना कर रखें, किसी पर टीका टिप्पणी ना करें और आप इस चैनल पर बने रहिएगा छोटी से बड़ी खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।